हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के ऊपर है। हम अभी तक सर्चिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी कर चुके हैं। उन टेक्निक्स के अंदर हमने इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड दोनों मेथड्स को देखा, और जो इन्वायरमेंट हमारा था उसके अंदर हम सिंगल एजेंट या एडवर्सरियल गेम्स के अंदर 2 एजेंट्स की बात कर रहे थे। हमारे सारे एक्शन डिटर्मिनिस्टिक थे, यानी आपको पता है कि आपका ये एक्शन आपको किस स्टेट में ले जाएगा। फुली ऑब्जर्व इन्वायरमेंट था और स्टेट स्पेस डिस्क्रीट थी। यानी इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी सर्चिंग एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के ऊपर बेस्ड थी कि हमने एक गोल तक पहुंचने के लिए जो पाथ अडॉप्ट करना है हमारे लिए उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। पाथ के ऊपर डिफरेंट कॉस्ट लिखी हुई थी और ह्यूरिस्टिक की मदद से हम उनको शॉर्टेस्ट पाथ या जो सबसे इफेक्टिव पाथ था उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हमने ये देखा कि जो प्रॉब्लम रिलेटेड ह्यूरिस्टिक्स थी वो काफ़ी आसान कर देती हैं हमारे उस गोल तक पहुंचने के पाथ को। तो अगर इस तस्वीर के अंदर देखें तो हमारे इस रोबोट को जो है उसने इस डायमंड तक पहुंचने के लिए जो उसने पाथ लेना है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके मुकाबले में जो प्रॉब्लम्स हम अब स्टडी करेंगे जिन्हें कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स कहते हैं वो इनसे थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो इस लिहाज से कि ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर आम तौर पे पाथ की कोई वैल्यू नहीं होती, गोल की इंपॉर्टेंस होती है। आम तौर पे जो गोल है वो एक ही डिफरेंट ब्रांचेस को अगर आप ट्री की सर्च करें तो वो आपको एक ही टाइप पे मिलेगा। तो इस सिलसिले में आपको जो आपका पाथ है वो कोई ख़ास हेल्प नहीं करता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर हमारी गोल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है और उस पाथ की अहमियत नहीं रहती। CSP प्रॉब्लम्स एक्चुअली एक तरह की आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स बन जाते हैं कि इसमें आपने अपने सॉल्यूशन को या अपनी गोल स्टेट को रिकग्नाइज करना होता है। तो अब देखते हैं कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के अंदर हम किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से अपने गोल तक पहुंचते हैं। स्टैंडर्ड सर्च प्रॉब्लम्स को अगर एक दफ़ा दोबारा देखें तो उसके अंदर हम एक स्टेट जो देख रहे हैं, एक नोड को या हमारी स्टेट स्पेस के अंदर एक स्टेट जो थी उसको हम ब्लैक बॉक्स के तौर पे देख रहे थे। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन थी, या तो हम ये देख लेते कि क्या हम गोल पे पहुंच चुके हैं या हमें ये बता दिया जाता कि इससे अगली स्टेट कौन सी है। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई चेक नहीं था हमारे पास। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अगर आप एक जज के तौर पे और आपके सामने डिफरेंट चीज़ें आपके सामने डिफरेंट एक ही प्रॉब्लम की डिफरेंट स्टेट्स आपके सामने से गुजारी जा रही हैं और आप सिर्फ उनको देख के बता रहे हैं कि क्या ये गोल है या गोल नहीं है। तो बिल्कुल ये वाला काम हम स्टैंडर्ड सर्चिंग टेक्निक्स के अंदर कर रहे थे। इसके मुकाबले में जो हमारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर हम ऐसा नहीं करते। हम बड़े इंटेलिजेंटली अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं और ट्री की उन ब्रांचेस को विजिट ही नहीं करते जो हमें अपने सॉल्यूशन की तरफ ना लेके जाएं। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के अंदर हम एक ख़ास तरह के सर्च प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसके अंदर हम वेरिएबल्स का जिक्र करेंगे और उन वेरिएबल्स के अंदर हम जो वैल्यूज़ रख सकते हैं यानी हम डोमेन्स की बात करेंगे, और साथ में हम ख़ास सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी रख देंगे कि क्या चीज़ अलाउेबल है और कौन सी चीज़ जो है वो इलीगल है। तो अब हमारा ये वाला जो ये प्रोसीजर जो है ये सर्चिंग टेक्निक से बिल्कुल डिफरेंट होगा। सर्चिंग के अंदर हम ब्लाइंडली हम स्टेट्स को जनरेट कर रहे थे और सिंपल उनको चेक कर रहे थे क्या ये गोल हैं या नहीं है। अब हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो हम अपने एजेंट्स के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिर्फ ट्री की वही ब्रांचेस जनरेट करें जो आपके कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रही हों। इसके लिए फिर एक ख़ास फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स, डोमेन्स और कंस्ट्रेंट को जो है वो जाहिर करते हैं। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है कि आपके पास किसी भी ये जगह का अगर मैप है और आपने एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं या एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं उनको आपने कलरिंग इस अंदाज से करनी है कि कोई भी एडजेसेंट स्टेट्स या कंट्रीज़ को एक ही रंग ना मिले, क्योंकि हम आम तौर पे मैप के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ को मुख्तलिफ कलर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि किसकी बाउंड्रीज़ कहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने ऑस्ट्रेलिया का मैप लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस मैप के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो ये 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, जबकि 7वीं स्टेट तस्मानिया चूँकि इस मैप से बिल्कुल डिसकनेक्टेड है तो इसलिए हम उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी एडजेसेंट स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की इनको हमने कोशिश करना है कि हमने लाजमी डिफरेंट कलर असाइन करना है।
तो जो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की। अब देखते हैं इसको हम फार्मूलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे, तो इस केस के अंदर मैप कलरिंग प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी ये स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो सारे के सारे इसके वेरिएबल्स हैं। यानी हमने इसको शॉर्ट हैंड में लिखा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, फिर नॉर्दर्न टेरिटरी को, फिर क्वींसलैंड को, फिर न्यू साउथ वेल्स को, फिर विक्टोरिया को, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया को और एंड पे तस्मानिया को। तो हमने इनको ये लेटर्स की शक्ल में वेरिएबल्स के नाम दे दिए। अब देखते हैं कि इनमें से हर एक वेरिएबल या हर एक स्टेट क्या क्या चीज़ जो है वो अपने पास रख सकती है, यानी उसको कौन कौन सा हम कलर असाइन कर सकते हैं। तो ये उसकी डोमेन है। इनमें से इन सारे वेरिएबल्स के अंदर जो डोमेन है वो रेड, ग्रीन और ब्लू, हमने 3 कलर्स अलाउ किए हैं फिलहाल। और देखना ये कि क्या हम इन 3 कलर्स की मदद से इस पूरे मैप को यूनिकली जो है वो हम कलर कर सकते हैं हर स्टेट को। अब देखते हैं कि इसके ऊपर वो कंस्ट्रेंट क्या है। तो कंस्ट्रेंट इसमें सिर्फ एक ही है कि हमने एडजेसेंट रीजन्स को हमने एक कलर नहीं देना, हमने इनको डिफरेंट कलर जो है वो देने हैं। और अगर हम इसको इम्प्लिसिट शक्ल में लिखें कि इम्प्लिसिट फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और जो नॉर्दर्न टेरिटरी है चूँकि एडजेसेंट है, तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। यानी इनफैक्ट इसका मीनिंग ये होगा कि इनके कलर सेम नहीं होने चाहिए। और एक्सप्लिसिटली अगर हम बताएंगे तो फिर हम लाजमी बताएंगे कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। तो हमने बताया कि ये रेड और ग्रीन ले सकते हैं, रेड और ब्लू ले सकते हैं, लेकिन रेड और रेड ये नहीं ले सकते, और ब्लू जो है वो ये नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमने जो सेम कलर वाले हैं वो इस सेट में से मेंबर्स उड़ा दिए हैं, और इसके अलावा जितने भी बाकी हैं वो सारे हमने अलाउेबल कलर जो हैं वो इस सेट में डाल के इसको एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा कि हमने इस तरह से कलर असाइन करने हैं कि हमारे सारे कंस्ट्रेंट जो हैं, यानी कोई भी एडजेसेंट स्टेट्स जो उनका कलर सेम ना हो। ये हमारा गोल होगा कि हमने ये जो हमारे गोल हैं उनमें से ये एक गोल हमारे सामने लिखा है कि अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर दे दें, नॉर्दर्न टेरिटरी को ग्रीन दे दें, क्वींसलैंड को रेड दे दें, न्यू साउथ वेल्स को ग्रीन दे दें, विक्टोरिया को रेड दे दें, साउथ ऑस्ट्रेलिया को ब्लू दे दें और तस्मानिया को ग्रीन दे दें, तो ये एक सोल्यूशन है जो कि इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा भी हो सकते हैं सोल्यूशंस। अब एक और प्रॉब्लम जो एनक्वीन प्रॉब्लम जिसको हम बार बार देखते आए हैं अभी तक, वो भी एक्चुअली कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम ही की एक एग्जाम्पल है। तो इस केस के अंदर हम देखेंगे कि हमारा टारगेट ये होगा कि कोई भी क्वीन एक दूसरे को थ्रेट ना कर रही हो, यानी वो एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में ना आ रही हो। तो इसको अगर हम फार्मुलेट करें तो एक फार्मुलेशन तो ये होगी कि हमारे जितने भी ये स्केयर्स हैं इस बोर्ड के, वो सारे वेरिएबल्स के तौर पे हम ले लें। यानी ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, तीसरा, ये चौथा, और इस तरह से करके हम सब यानी इन बोर्ड्स के जो स्केयर्स हैं उनको हम वेरिएबल्स कह दें। और इसके ऊपर डोमेन फिर हम क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर या किसी एक बॉक्स के ऊपर क्वीन हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी हम अगर इधर देखें तो हमारा इस स्केयर के ऊपर या तो क्वीन होगी या नहीं होगी, इस स्केयर पे क्वीन होगी या नहीं होगी, इस स्केयर पे क्वीन होगी या नहीं। यानी हमने 1 और 0 को रख लिया कि ये कोई सी 2 वैल्यूज़ ले सकता है। कि अगर हम इंटरनली 1 को क्वीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जिस बोर्ड पे 1 लिखा है जिस स्केयर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्वीन मौजूद है। तो अब कॉन्स्टेंट क्या होंगे? तो कॉन्स्टेंट कुछ इस लिहाज से होंगे कि हम कहेंगे कि कोई भी 2 स्केयर्स जो हैं हमारे, उनके ऊपर कौन कौन सी अलाउेबल जो कन्फिग्रेशंस हैं वो हो सकती हैं। जैसे हम कहेंगे कि एडजेसेंट जो हमारे, अगर हम इस क्वीन को देखें या इस कॉलम को सिर्फ देख लें, तो हम कहेंगे कि हमारे इस कॉलम के अंदर या तो कोई भी क्वीन ना हो किसी एक बॉक्स के ऊपर, या एक के ऊपर क्वीन हो दूसरे बॉक्स के ऊपर कोई ना हो। यानी हम इसमें पेयर्स की शक्ल में देख रहे हैं। तो हमने जो कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं, एक्चुअली ये अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारा ये जो ये वाला स्केयर है जिसके ऊपर क्वीन मौजूद है, और एक ये दूसरा स्केयर ले लें जो किसी की लाइन ऑफ साइट में मौजूद है, तो या तो ये दोनों खाली होंगे, या किसी एक के ऊपर क्वीन होगी और दूसरा खाली होगा, या इसके ऊपर क्वीन होगी इस पे ये खाली होगा। तो इस तरह करके हम एक्चुअली वो कंस्ट्रेंट इसको बता रहे हैं कि क्वीन जो है वो एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में नहीं आनी चाहिए। तो बाकी सारे स्क्वेयर्स के लिए अगर हम लिखेंगे तो बिल्कुल यही चीज़ लिखेंगे कि या तो क्वीन नहीं है, या किसी एक स्क्वेयर के ऊपर है और किसी दूसरे स्क्वेयर के ऊपर नहीं है। साथ ही हम बताएंगे कि इस बोर्ड के ऊपर टोटल कितनी क्वींस जो हैं, यानी एन भी हमें बताना है। तो हम कहेंगे कि इन सब स्क्वेयर्स के ऊपर जो सम अगर हम करें तो वो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ क्वींस हमारे पास आ जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने एक्चुअली पहले तो इन कंस्ट्रेंट्स की मदद से ये बता दिया कि कौन कौन सी अलाउेबल पोजीशंस हैं, और साथ में हमने इनका सम लेके बता दिया कि टोटल कितनी क्वींस आ रही हैं। तो इस तरह से हमने इसको इंश्योर कर लिया कि हमारा ये प्रॉब्लम भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की फार्मूलेशन में आ जाता है। इससे एक और बेहतर जो फार्मूलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हम पूरी की पूरी जो रो है इसको, इस क्यू को पूरी को हम कंसीडर कर लें कि ये हमारा एक वेरिएबल है। तो अब हमारे पास ऐसे 4 वेरिएबल्स हैं और इनकी डोमेन क्या है? इनकी डोमेन ये है कि ये क्वीन जो है किसी एक रो में क्वीन मौजूद है,
तो किस नंबर पे मौजूद है। तो हम इस तरह से इसको डोमेन दे रहे हैं कि किसी पूरे रो में सिर्फ एक क्वीन हमारी आ सकती है। Q1 के अंदर जो है वो एक क्वीन है, Q2 के अंदर दूसरी क्वीन, Q3 के अंदर तीसरी क्वीन, Q4 के अंदर चौथी क्वीन। तो यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग को इंश्योर कर लिया है कि टोटल n क्वींस आ सकती हैं। और अब हम कंस्ट्रेंट को देखेंगे। कंस्ट्रेंट कुछ इस तरह के हैं कि हमारी कोई भी दो क्वींस जो हैं वो एक दूसरे को थ्रेट ना कर रही हों, यानी एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में ना आ रही हों, जो कि क्वीन की अलाउेबल मूव्स हैं वो उसमें किसी के पाथ में ना आ रही हों। और अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली बताएंगे तो हम कहेंगे कि Q1 और Q2 जो दो क्वींस हैं Q1 Q2, ये एक दूसरे के साथ ये 1 और 3 की लोकेशन पे आ सकती हैं, 1 और 4 की लोकेशन पे आ सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वो मौजूद 1 और 1 पे नहीं आ सकती, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट नहीं आ सकती, डायगोनल वाले पोजीशन पे नहीं आ सकती। तो हमने वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो हमने इस तरह से बता दिए हैं इसको। तो अब देखें तो हमारे जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनमें से हम ये इनको ग्राफ की शक्ल में भी रिप्रेजेंट करें, कनेक्टेड ग्राफ की शक्ल में, तो तब हमारी जो प्रॉब्लम फार्मूलेशन है वो और ज़्यादा आसान हो जाती है। हम रियल डिटेल जो हमारी अननेसेसरी डिटेल है उसको हाइड कर देते हैं और जस्ट हम इसको एक ग्राफ की शक्ल में जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने उस जो मैप देखा अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का, तो ये उसका एक्चुअली एक ग्राफ बना हुआ है जो कंस्ट्रेंट ग्राफ है। इस ग्राफ की मदद से जो हमारी नोड्स हैं ये हमारे एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं। ये जो नोड्स हैं सारे इसके जो सर्कल्स के अंदर हैं ये इसके वेरिएबल्स हैं, और ये जो इसकी ये जो कनेक्टेड जो हमारे एजेस हैं ये इसके एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी ये बता रहे हैं कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कंस्ट्रेंट है हमारा। इसके अंदर अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअली जो इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमें बताएंगे कि कौन सा स्टेट किससे कनेक्टेड है और किसके ऊपर हमने सेम कलर नहीं देना। और जो हमारा डिसकनेक्टेड कंपोनेंट है जैसे तस्मानिया, इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी कुछ इस तरह की ही कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको कोई से दो वर्ड दिए गए हैं 2+2 और इनका आंसर आपको बता दिया जाता है 4। अब ये आपने इसको जस्टिफाई करना होता है, वो ऐसी वैल्यूज़ न्यूमेरिक ढूंढनी है इन वेरिएबल्स की। अगर हमने हर एक को t को वेरिएबल कंसीडर किया, w को कंसीडर किया, o को कंसीडर किया, तो हमने इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को देखना है और कुछ इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास O+O करें तो हमारे पास R आ जाए, W+W करें तो हमारे पास U आ जाए, T+T करें तो हमारे पास O आ जाए, और इनका अगर कोई कैरी है तो उससे हमारे पास F जनरेट हो जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आमतौर पर क्रिप्टोग्राफी में अगर आपके पास जो है वो कोई ऐसे दो लेटर मौजूद हैं 2+2, तो इनका मीनिंग जिसके पास की है, जिसको वो सीक्वेंस पता है, वो तो फ़ौरन इसको 4 जनरेट कर लेगा, लेकिन अगर जिनके पास सीक्वेंस नहीं है तो उसको सारा कुछ खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जो है वो भी कलरिंग करते आ रहे थे। तो जिसके पास की नहीं है तो उसको ये सोल्यूशन खुद जनरेट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ये डिस्टिंक्ट लेटर्स मौजूद हैं। अब इन डिस्टिंक्ट लेटर को देखें तो आपको O+OR किया आपने, तो इसका मतलब है कि आप O को कोई जो है वो नंबर असाइन कर रहे हैं एक्चुअली 0 से 26 के दरमियान, और आपने उस नंबर को जब 2 दफ़ा ऐड किया तो आपके पास कोई एक और नया नंबर है जिसने R की जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरेट कर दी और साथ में कुछ कैरी डी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दी। तो वो जो कैरीज हैं वो एक्चुअली x1, x2 और x3 वेरिएबल्स हैं। और ये इन सब की डोमेन्स को आप बात करें तो आप O को 0 से 9 तक कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, W को भी 0 से 9 तक कर सकते हैं, T को भी, यानी अब आपने इनमें से कोई ऐसी डिस्टिंक्ट चॉइसेस ढूंढ के इस इक्वेशन को 2+2 = 4 को आपने सेटिस्फाई करना होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि आपके पास सेंड है और एक आपके पास दी है, और इन दोनों को आपने कुछ इस तरह से देखना है कि जो आपने जो नंबर साइन करने हैं वो कुछ इस तरह से नंबर साइन करने हैं कि आपका आंसर जो है वो मनी आ जाए। तो ये जो अब इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके ये सब के सब डिफरेंट होने चाहिए, यानी O की वैल्यू W से डिफरेंट होनी चाहिए, W की वैल्यू T से डिफरेंट होनी चाहिए, T की वैल्यू F से डिफरेंट होनी चाहिए, यानी ये सारे सुडोको की तरह इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए और इस तरह से एक दूसरे में एडअप हों कि O+OR आ जाए। और अगर वो कुछ कैरी कर रहा है तो आप 10 टाइम्स x1 कर देंगे और वो x1 का वेरिएबल भी हमारे पास आ जाएगा। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर हैं हमने वो सारे ऊपर लिख लिए हैं, यानी F T U W R O, यानी उधर तो वो 2+2 4 लिखा हुआ है बड़े सीक्वेंस से, लेकिन इधर हमने उन सबको ऐसे फैला के लिख दिया है यूनिक करने के लिए। फिर हम देखें कि हमने किसको किस तरह से जोड़ा है। O+OR होता है तो O और R इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक स्केयर ड्रॉ किया है और इसके अंदर अभी हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी। इसी तरह हमने W+W को U किया है, तो W और U इन दोनों का चूँकि कम्बिनेशन बनता है तो इन दोनों को हमने इस स्केयर से कनेक्ट कर दिया है।
फिर इसी तरह हमारे पास टी प्लस टी ओ होता है, तो हमने टी और ओ इन दोनों को मिला दिया इस स्क्वायर की मदद से, और फिर एफ चूँकि किसी से नहीं मिल रहा तो हमने उसको अलग से ज्वाइन कर दिया। फिर ओ प्लस ओ के लिए जो हम कैरी के लिए वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको x1 कह दिया, तो ये इन दोनों को x1 कह रहा है, x1 कैरी हो रहा है w और u को। इसी तरह दूसरा x2 जो है वो इन दो के दरमियान है, यानी ये यहाँ से u और t से जा रहा है, तो हमने इन दो ब्रांचेस को x2 से कनेक्ट किया और इसी तरह तीसरे को x3 से कनेक्ट किया। अब हमने इन बॉक्सेस को इस तरह से कोई वैल्यूज असाइन करनी है कि हमारा ये पूरे का पूरा जो है वो आंसर जस्टिफाई हो जाए। तो ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की एक बड़ी एग्जांपल है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर कि आपको अगर वैल्यूज़ या की नहीं पता और आपने खुद से वो जनरेट करनी है, तो आपने कुछ इस तरह के कंस्ट्रेंट लगा के उनको जनरेट करना है ताकि वो यूनिक हमारे पेयर जनरेट हो। सुडोकू एक और बड़ी एग्जांपल है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो ओपन स्केयर्स हैं, जो हमारे एम्प्टी ये जो स्केयर्स हैं जिनके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स के अंदर हम 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई वैल्यू लिख सकते हैं। और कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास कि किसी कॉलम के अंदर नंबर रिपीट ना हो, यानी ये सारों के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू आए, किसी रो के अंदर रिपीटेड वैल्यू ना हो, और इस एक छोटे से रीजन के अंदर ये जो 3/3 का रीजन बन रहा है इसके अंदर भी पूरे सब के सब यूनिक डिजिट्स हों। तो हमने ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हुए इस बोर्ड को फिल करना होता है, वो हमारा गोल होता है। इसी तरह का एक एल्गोरिथम कंप्यूटर विजन के अंदर किसी ज़माने में इस्तेमाल होता था, जिसके अंदर हम ये शेप्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी शेप के अंदर हमने ये देखना हो कि कितने इनर्स और कितने आउटर्स हमारे पास जो हैं वो आ रहे हैं, जो शेप्स हैं जिनकी मदद से हम उसके एजेस वगैरह डिटेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो ये तरीका अब तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर हम ये हर इंटरसेक्शन को जहाँ पे हमारी ये 3 लाइन जो हैं वो ज्वाइन हो रही हैं, इसको एक वेरिएबल के तौर पे कंसीडर कर लें, तो हम अगर इसको एक डायग्राम के अंदर ढूंढें तो हमारे पास जहाँ जहाँ हमें इंटरसेक्शन मिले हम उससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये किसी चीज़ की इनर है या ये किसी चीज़ की बाउंड्रीज पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इस तरह से एक्चुअली उसकी बाउंड्रीज को ड्रा करते थे। तो इस तरह से शेप्स अगर हमें मिल जाएँ तो हम एक्चुअली अपना ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की मदद से हम रिकग्निशन का काम भी कर सकते हैं, यानी वो जो आइडेंटिफिकेशन वाला काम था कि हमें पता लगे कोई ऑब्जेक्ट इधर है या नहीं है। तो ये एक अर्ली एग्जाम्पल थी। आजकल तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मदद से ये सारा काम हो रहा है, लेकिन उस वक्त जब एआई का इब्तदाई दौर था उस वक्त कुछ इस तरह की टेक्निक्स की मदद से एजेस डिटेक्ट किए जाते थे। अब देखते हैं कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की वैरायटीज़ कितनी हैं और कंस्ट्रेंट किस किस तरह के हम लगा सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे पास डिजिट्स की शक्ल में हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी इनके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है या वो रियल वैल्यू नहीं है, तो फिर हम उनके अंदर कितनी असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डी साइज है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल अगर डी हैं, तो हम टोटल डी रेज़ टू पावर एन असाइनमेंट्स कर सकते हैं। असाइनमेंट से मुराद ये कि कितने हम कम्बिनेशन जो हैं वो लगा सकते हैं। कलर की शक्ल में हमारे पास टोटल वेरिएबल्स और टोटल अलाउएबल कलर्स को एक दूसरे की पावर में लिखेंगे, तो हमारे पास वो टोटल कम्बिनेशन बन जाएंगे कि हम कितने टोटल कम्बिनेशन जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बढ़ने पर ये कम्बिनेशन आहिस्ता आहिस्ता इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं होगा जो कि हमें कांस्टेंट टाइम के अंदर या पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हमें आंसर रिटर्न करे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आमतौर पे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कहा जाता है कि ऐसे एल्गोरिथम हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करते इन प्रॉब्लम्स के लिए जो इनको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकें। तो ये जितने भी हमारे बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है और उसके अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल की अपनी डोमेन है, तो वो कम्बिनेशन इतने ज़्यादा होंगे कि आप उनको 1 बाय 1 चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, यानी वो एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे अपने टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर। इसी तरह अगर आप इन्फिनिट डोमेन्स की बात करें जिसके अंदर इंटीजर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं या मैथ के दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे जॉब स्केजुलिंग करते हुए जहाँ पे आपके वेरिएबल्स जो हैं वो स्टार्ट और एंड टाइम है हर जॉब का, तो वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ही आपके पास ग्रो करते चले जाएंगे वेरिएबल्स और आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हार्ड बना देंगे। इसके बाद हमारे पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स आते हैं। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स वो हैं जिनके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हैं उनको अलाउ कर देते हैं। जैसे हबल टेलीस्कोप जो है वो जो ऊपर हमारे स्पेस में ऑब्जर्वेशंस कर रही है, तो वो कोई ब्रेक नहीं ले रही, यानी कोई डिस्क्रीट नहीं है, वो मुसलसल चले जा रही है। तो ऐसी चीज़ों को हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के अंदर लेते हैं। तो जब ये वाले वेरिएबल्स भी आ जाते हैं हमारे पास, तो ये और तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो इसमें सॉल्व करने पड़ जाते हैं हमें। अब अगर हम कॉन्स्टेंट की वैरायटी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो यूनरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं, यानी एक वेरिएबल को हम कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एस ए वेरिएबल जो था
जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का, इसमें फ़र्ज़ कर लें वहाँ पे लोगों को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो हम उसको ग्रीन असाइन नहीं करेंगे। तो अब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारा ये वाला वेरिएबल ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता। जब हम इस तरह की कॉन्स्ट्रेंट लगाते हैं तो इनको हम यूनरी कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं कि एक ही वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और इससे हमारी वो डोमेन इस वेरिएबल की रिड्यूस हो जाती है। तो अगर मैंने ग्रीन निकाल दिया ऐसे के लिए, तो हमने साउथ ऑस्ट्रेलिया को या तो हमने रेड असाइन करना है या ब्लू करना है। इसके बाद दूसरे बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट आते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर हमारे पास पेयर की शक्ल में कॉन्स्ट्रेंट लिखा होता है, यानी हमने साउथ ऑस्ट्रेलिया और ये WA जो है, इन दोनों को हमने सेम कलर असाइन नहीं करना। तो ये हमारा बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट है, इसकी एग्जांपल आ जाता है। और अगर हम इससे ज़्यादा वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। जैसे भी आपने वो क्रिप्टोग्राफी वाला आपने देखा जिसके अंदर आपने 2+2 को 4 जस्टिफाई करना है, तो उसके अंदर आपने जो उसका कंस्ट्रेंट ग्राफ बनाया तो उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी टाइटली कनेक्ट हैं। तो किसी एक को हम छेड़ेंगे तो वो बाकी 2-3 डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस तरह की जब हमारे पास ऑप्शन आए तो हम इसको हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ सॉफ्ट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि अगर वो प्रेफरेंसेस के तौर पे होते हैं कि अगर वो फुलफिल हो जाएं तो गुड, अगर नहीं होते तो तब भी हम उनके बगैर भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ जगहों पे हम कहेंगे कि रेड इज़ बेटर देन ग्रीन, और उसके बाद हम कहेंगे कि इस जगह की कॉस्ट हो सकता है कि हर वेरिएबल की असाइनमेंट की कॉस्ट हम थोड़ी सी एडिशनली अपने पास से लगा दें, जो कि एल्गोरिथम को हमें एक छोटी सी सजेशन के तौर पे दे रहे हों कि अगर आप इसको मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो ठीक, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दें। रियल वर्ल्ड जो है वो हमारी कॉन्स्टेंट से भरी पड़ी है। जब भी कोई काम हम करने लगते हैं तो हमें आमतौर पर मुख्तलिफ शराइत का सामना करना पड़ता है। हमें बिल्कुल आज़ादी नहीं होती कि हम काम करें। वो बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसके अंदर हम बगैर कोई कॉन्स्टेंट लगाए सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए जब हम स्केजुलिंग की बात करते हैं, जब टाइम टेबल जनरेशन की बात आएगी, जब असाइनमेंट्स की बात आएगी कि कौन क्या पढ़ाएगा, फिर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कि मैं किसी एक कंप्यूटर को ख़रीदते हुए कौन सी ऑप्शन को कंसिडर करूँ, इसमें कितनी रैम लगाऊँ, इसमें कितनी हार्ड डिस्क हो, तो आपके पास ढेर सारी चॉइसेस हो जाएंगी हर वेरिएबल के लिए। फिर अगर आप बसेस को देखें जो स्केजुअल करती हैं, ट्रांसपोर्ट्स जो स्केजुलिंग है, तो उसके अंदर कौन सी बस किस तरह से चलानी है, एक के बाद दूसरा बस कितनी देर के बाद चलानी है, तो ये सारे बड़े टाइट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। फिर इसी तरह जो कंप्यूटर के सर्किट्स, बड़े कम्प्लेक्स सर्किट्स जनरेट होते हैं जो CPU बनाने में हेल्प करते हैं, उसके अंदर आपके पास ढेर सारी ऑप्शन होगी। किसी एक सर्किट के अंदर किसी IC को, या किसी एक IC के अंदर किसी ट्रांजिस्टर को किस जगह पे आप लोकेट कर सकते हैं। तो इन CSP प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व कर लें तो फिर आप एक्चुअली एक ढेर सारी क्लास है प्रॉब्लम्स की, उन पूरी सबको सॉल्व करने की आप उस तरफ जा सकते हैं। तो हमारे जितने भी रियल वर्ल्ड के हैं वो आमतौर पे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। तो हम इनको ये भी कहते हैं कि जो हमारे CSP प्रॉब्लम्स हैं रियल वर्ल्ड के, वो रियल वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं, यानी हम उनके अंदर एक पूरी कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ दे सकते हैं।